मेरा नाम तनवीर है। मैं आज आप लोगों के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल कम्बिनेशन के हवाले से जो है वो डिस्कस करूँगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दो हिस्से जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पहला जो है थ्योरेटिकल हिस्सा है जिसमें 4 लॉज और केमिकल रिएक्शन की टाइप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट तरीके। उसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें जो मज़ीद शामिल हैं वो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के हवाले से जो इस चैप्टर में शामिल किया गया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस लॉ के तहत जो है वो इस लॉ में कहा जा रहा है कि अगर किसी भी मैटर को या किसी भी कंपाउंड को आपस में मिलाया जाता है, रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है, रिएक्शन को कंप्लीट करने पे जो वज़न हासिल होता है वो वज़न जो है वो मुकम्मल तौर पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बिल्कुल सेम होता है। मतलब जो हम प्रोडक्ट में जितना जो वज़न है, वेट जो है वो डालेंगे, उतना ही रिएक्शन के कंप्लीट होने पे रिएक्टेंट का वज़न भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने इसके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो इसमें शामिल किया है। ये लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो बोर्ड के मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं उनमें भी जो है वो शामिल किया गया है। मुख्तलिफ पेपर्स में जो है वो सवालात में जो है अक्सर बेशतर आया है। इस लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट में जो है वो लैंडलॉर्ड साहब के एक नाम के एक साइंसदान ने जो है वो एक एच ट्यूब शक्ल की जो है एक ट्यूब ली थी, एच शेप की। इस ट्यूब में उन्होंने ए और बी सेक्शन बनाया था। पहला सेक्शन जो ए था उसमें उन्होंने AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और बी सेक्शन मतलब बी ट्यूब में जो है वो HCl को जो है वो रखा था। अब ये प्रोडक्ट है, ये दोनों चीज़ें हैं, AgNO3 और HCl दोनों प्रोडक्ट है। जब इन्होंने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पे जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ। रिएक्शन कंप्लीट होने पे AgNO3 और HCl ने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया। प्रोडक्ट को कम्प्लीटली चेंज होने के बाद जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद चीज़ हासिल हुई वो हासिल हुई थी सिल्वर क्लोराइड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। जो सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का वज़न था वो बिल्कुल बराबर था AgNO3 और HCl के, मतलब वज़न में किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई थी। इसमें बताने की यही कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रेसिपिटेट की शक्ल में सिल्वर क्लोराइड और HNO3 हासिल हुआ था, इनका वज़न जो है वो प्रोडक्ट मतलब AgNO3 और HCl के बराबर था। दूसरा लॉ जो है वो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनाइट फिक्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। इस लॉ में जो है वो फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रॉयस ने जो है वो समराइज़ किया था। दिस रिजल्ट कुछ ये कह रहे हैं, फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रॉयस इन 1799 समराइज्ड दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनाइट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। For instance, every sample of pure water though prepared in the laboratory or obtained from rain, river or water pumps contain 1 part hydrogen and 8 part of oxygen by mass। कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, इस लॉ में बताने की ये कोशिश की जा रही है, तलबा को समझाने की कोशिश की जा रही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कोई भी हमें प्रोडक्ट जो भी हासिल होता है उसमें एक मखसूस या मुअय्यन जो है वो फिक्स प्रिपरेशन शामिल होती है। अगर वो फिक्स प्रिपरेशन हट जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, दोनों सूरतों में कम या ज़्यादा होने की सूरत में कंपाउंड की शेप, कंपाउंड की शक्ल, कंपाउंड की खुसूसियात जो है वो तब्दील हो जाएंगी। इन्होंने बताया कि पानी जो होता है, जो हम आम इस्तेमाल का पानी है, इसका जो फार्मूला होता है H2O होता है। H2O जो है, अब चाहे पानी आप रिवर का इस्तेमाल करें, चाहे आपके नल में आने वाला पानी हो या किसी भी जगह से बारिश के ज़रिए हासिल हो पानी, इन तमाम का जो फार्मूला होगा वो H2O होगा। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जो है वो कंपाउंड जो है वो शामिल होगा, जिसके बाद जो है 2 और 16 मतलब 2 मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 2 और 16 के प्रिपरेशन से या मिक्सअप से जो है वो हमें पार्ट बाय मास मतलब मास की शक्ल में जो है वो ये लॉ जो है बता रहा है कि हमें उसका फार्मूला जो है बनना शुरू हो जाएगा। या फिर किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उसे चेंज करते हैं, उसकी ज़रा सी भी तब्दीली करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन में तब्दीली की वजह से प्रोडक्ट में हर हाल में थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाएगी।
तीसरा जो हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपेशन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपेशन में कहा जा रहा है इट स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that compound with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number or simple multiple ratio. For example, carbon forms two stable compound with oxygen, namely carbon monoxide and carbon dioxide. ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड को बनाते हुए उसकी शरह में तब्दीली कर दी जाए तो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो हासिल होंगे। इन्होंने इसकी एक मिसाल दी है कि अगर कार्बन के एक जो कंपाउंड हासिल होता है उस कार्बन के एक एलिमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन का एक कंपाउंड शामिल कर दिया जाए तो हासिल होने वाला कंपाउंड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा खुसूसियात के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर ऑक्सीजन के एक के बजाय दो जो है वो जो कंपाउंड्स हैं वो शामिल कर दिए जाएं तो दो रेशियो से शामिल होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की खुसूसियात या उसकी नेचर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रिपरेशन है। दिस लॉ अगर आप देखें दिस लॉ वाज indicated by a Richter in 1792. It states that when the two different elements separately combine with the fixed mass of a third element, the proportion in which they combine with one another shall be either the same ratio or some simple multiple of it. For instance, when two elements C and O separately combine with H to form methane CH4 and water H2O respectively, it is very clear that in methane 3 gram of carbon combined with the 1 gram of hydrogen, and in water H2O 8 gram of O combined with the same fixed mass i.e. of H. जो लॉ है लॉ में कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड को फिक्स मास से जो है सेपरेटली अलग अलग अंदाज में जो है वो शामिल किया जाए, फिक्स मास को अलग अलग अंदाज में शामिल करने पे प्रिपरेशन के हवाले से जो कम्बिनेशन है जो मिक्सअप है वो होने पे हमें सिंपल मल्टीपल रेशियो की शक्ल में जो है वो नया कंपाउंड हासिल होगा। इन्होंने कहा है कि अगर हम देखें कि हम दो कंपाउंड्स को जो है वो दो एलिमेंट्स को जो है वो शामिल करें कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हासिल होने वाली चीज़ जो है वो CH4 मीथेन गैस, जिसे आप मार्श गैस या फिर हम आम ज़बान में जो है वो सुई गैस कहते हैं, ये हासिल होगी। ये बहुत कम मिकदार में हासिल होगी। उसके अलावा वाटर मतलब H2O जो है वो हासिल होगा। ये क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसीजर होगा या ये पूरा जो रिएक्शन होगा इसमें जो जो चीज़ें शामिल हुई हैं उनकी मुख्तलिफ जो है वो वज़न शामिल होंगे। मीथेन गैस जो है वो 3 ग्राम के करीब जो है उसमें कार्बन जो है वो शामिल होगा, 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन, और वाटर जो है वो तकरीबन 8 ग्राम शामिल होगा। और इस वाटर के अंदर भी मुख्तलिफ जो है वो मास होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन जो होगी वो 18 ग्राम के करीब शामिल होगी। फिर मज़ीद इस चैप्टर में जो है वो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन जो है वो शामिल की जा रही है। एटॉमिक मास के हवाले से बुक में बताया जा रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ नाउ टेकन एज द एवरेज मास ऑफ अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ अ आइसोटोप विच इज़ कंपोज टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 AMU। एटॉमिक मास के हवाले से कहा जा रहा है कि एवरेज मास जो होगा, जो कुदरती तौर पे आइसोटोप्स की शक्ल में मास ऑफ किसी भी एटम का मास जो है वो कुदरती शक्ल में मौजूद होता है, जो आइसोटोप्स के शक्ल में मौजूद होगा इस आइसोटोप्स की शक्ल में या फिर विदाउट आइसोटोप्स की शक्ल में कुदरती तौर पे मौजूद होता है, जो कि कार्बन के 12 AMU के बराबर होगा, वो चीज़ किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी डेफिनेशन जो हैं वो इस चैप्टर में शामिल हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मोल के हवाले से
जो है वो डेफिनेशन शामिल है, ये भी हम देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास, पहले मोल की डेफिनेशन आप देख लें, ये पेज नंबर 20 पे स्टार्ट है और पेज नंबर 21 पे इसकी जो है थोड़े से डिस्क्रिप्शन दी गई है। द मॉलिक्यूलर मास, atomic mass and formula mass of a substance in expressed in gram, thus 12 gram of carbon is equal to 1 mole of carbon atom। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम जो वज़न होता है उसे अगर हम एक्सप्रेस कर दें एटॉमिक मास में, फार्मूला मास में या फिर मॉलिक्यूलर मास की शक्ल में, एक्सप्रेस मतलब हम उसे तब्दील करें या बताने की कोशिश करें, उसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास की शक्ल में हो, चाहे वो एटॉमिक मास की शक्ल में हो या फार्मूला मास की शक्ल में। जैसे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के। जब हम किसी भी एलिमेंट को जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश करें एटॉमिक मास में, फार्मूला मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी शक्ल में, तो हमें मोल जो है वो हासिल होगा। इसके अलावा जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस चैप्टर के, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 25 पे जो है वो आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज की डेफिनेशन जो है वो नज़र आएगी। जो इसमें कहा जा रहा है ज़रा हम वो देख लेते हैं। एनी चेंज विच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। किसी भी कंपोजिशन में जो है वो चेंजिंग, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंजिंग या फिर ऑल्टर, तब्दीली जो है वो केमिकल चेंज कहलाएगी। इन दिस टाइप ऑफ चेंज 1 और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इस तरह की तब्दीली में एक या मज़ीद एक से ज़ायद जो है वो सब्सटेंस हासिल होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से हासिल होते हैं। मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जो है तब्दील होने पे नई से नई चीज़ जो है वो हमें हासिल होगी। फॉर एग्जांपल व्हेन आयरन Fe रस्ट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्चर टू फॉर्म रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर लोहे का कोई टुकड़ा जो है वो हवा में मौजूद होता है, हवा में रखा जाता है, तो वो हवा में मौजूद नमी की वजह से जो है वो नमी के जो ज़रात हैं उन्हें जस्ट करेगा, जिसके बाद लोहे के टुकड़े में जंग लगना शुरू होगा। ये जंग जो होगा वो जो फेरिक ऑक्साइड है मतलब FeO, Fe को चेंज कर देगा FeO मतलब फेरिक ऑक्साइड में। केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख लें। जो टाइप्स शामिल हैं, केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड कॉमनली इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। 5 इम्पॉर्टेंट जो है वो टाइप्स में केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला जो रिएक्शन है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है या फिर कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज कंबस्टन रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो जनाब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हवाले से आपको पेज नंबर 26 पे जो है वो शुरू में स्टार्टिंग में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो दिख जाएगा। इसके हवाले से लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के ब्रेक डाउन मतलब टूटने पे, टूट फूट के शिकार होने पे 2 या 2 से ज़ायद सिंपल सब्सटेंस मतलब एक सादे सब्सटेंसेस जो हैं वो हासिल हों, तो इस तरह की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स सम एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन। इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ हरारत जो है वो दरकार होती है। मतलब जब हम हरारत देते हैं तो जो ब्रेक डाउन है मतलब टूट फूट का जो अमल है वो शुरू होता है। जब हरारत दी जाती है तो इस तरह के अवामिल जो है वो तेज़ रफ्तारी से काम करने लगते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल जो दी है वो अक्सर आप बेशतर जो है वो आप लोगों ने खुद भी शायद देखी हो, बिलखुसूस लड़कों ने शायद जो है वो इस हवाले से इस चीज़ को देखा भी हो। इन्होंने दिया है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसे आम तौर पे हम चूना कहते हैं, ये जो कच्चा चूना होता है इसको जो है डिकम्पोज होता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसे हीट देते हैं। इस मिसाल को समझने के लिए मैंने आप लोगों से बोला था शायद इसको जो है वो कुछ बॉयज़ ने जो है वो देखा हुआ भी हो।
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आपके घर में कलर होने से पहले चूना किया जाता है, तो जो चूना होता है उसको कंप्लीट करने के लिए एक ड्रम में जो है कच्चा चूना, मतलब जो इनिशियल चूने की शक्ल होती है उससे जो है डाला जाता है और उसमें पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो कैल्शियम जो होता है वो अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये रिएक्शन स्टार्ट होता है पानी के मिलते ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होने लगता है। जब पानी डाला जाता है तो एक बहुत बड़ी मिकदार में हीट जो है वो बाहर निकलती है, जिसके बाद जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चेंज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बरामद होती है, बाहर की जानिब निकलती है। इसके अलावा भी इन्होंने एक और मिसाल दी है, सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड KClO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस टू सिंपलर सब्सटेंसेस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड मतलब KClO3 को जब हम हीट देते हैं, मतलब उसे हीटअप किया जाता है, उसे हरारत दी जाती है, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो KClO3 होता है, जब इसे हीट दी जाती है तो ये चेंज होकर पोटेशियम क्लोराइड मतलब 2KCl या KCl में चेंज हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन की मिकदार गैस की शक्ल में जो है बरामद होती है, बाहर की जानिब निकलती है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो आपका रिएक्शन जो है उसे एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन के बारे में बुक में लिखा जा रहा है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस जो है वो आपस में मिलने पे मज़ीद जो है वो एक नया सब्सटेंस जो है बना दें, इस तरह के सब्सटेंसेस के मिलने पे, नया सब्सटेंस बनने पे जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसे एडिशन या फिर कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दीज रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स मतलब उलट होता है। इसके हवाले से इन्होंने एक मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्शन करने पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। इन्होंने इसकी इक्वेशन जो दी है CaO + CO2, ये आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगा रिएक्टेंट में CaCO3 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जो है वो चेंजिंग आई CO2 के मिलने पे, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने पे, और ये दोनों जो कंपाउंड थे वो चेंज होके एक नए कंपाउंड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में जो है वो तब्दील हो गए। अगर आप देखें तो यही बिल्कुल रिएक्शन जो है ऊपर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। क्योंकि ये रिवर्स होता है तो आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में CaO + CO2 जो है वो हासिल हुआ था, और यहाँ पे CaO + CO2 जो है वो हमने रिएक्शन को स्टार्ट में जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है, और हासिल होने वाली चीज़ जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्टार्टिंग में मौजूद था। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी इस एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन में दी गई है। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट गिव्स अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड अ कॉमन सॉल्ट NaCl। ये कह रहे हैं कि एक और एग्जाम्पल भी है जिसके हवाले से जब हम सोडियम को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्लोरीन गैस के साथ सोडियम के रिएक्शन के मिलने पे जो हासिल होने वाले प्रोडक्ट होती है वो कॉमन सॉल्ट या NaCl जो है वो कहलाता है। इन्होंने इसकी जो इक्वेशन है वो भी दी है, Na + Cl2 मतलब सोडियम और क्लोरीन गैस के मिलने पे 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या आम जो घरेलू नमक है वो हासिल होता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो तीसरा आपका रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है इसे समझने से पहले जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में एक बात समझाई जा रही है रेडिकल्स के हवाले से। जब भी हम इस रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं या किसी भी रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि रिएक्शन को कंप्लीट होते वक्त जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स पे कोई ना कोई चार्जेस मौजूद होते हैं। ये वैलेंसी नंबर को भी शो कर रहे होते हैं ये चार्जेस। फॉर एग्जांपल Na के ऊपर जो है प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जो ये प्लस और माइनस होता है ये इनके रेडिकल्स कहलाते हैं।
मतलब ये बताते हैं कि प्लस और माइनस जो है वो आपस में मिलने पे एक नया कंपाउंड बनाएंगे। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमने अपने बचपन से एक खेल जो है वो खेला हुआ होता है, जो बड़ा आसान होता है। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ उससे, कि मैग्नेट बार को अक्सर जो है हम लोग बचपन में प्लस प्लस साइन को आपस में मिलाते थे। प्लस प्लस साइन को आपस में मिलाने पे मैग्नेट बार कभी भी अटैच नहीं होता था, चिपकता नहीं था, बल्कि वो रिपेल करता था, मतलब उससे दूर करता था। और जब हम प्लस और माइनस को मिलाते थे तो रिपेलिंग के बजाय जो है वो आपस में चिपकने का अमल, मतलब जुड़ जाने का अमल जो है वो कम्प्लीटली जुड़ जाता था। जो रेडिकल्स होते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। जब भी हम किसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि प्लस और माइनस के साइंस जो होते हैं वो आपस में मिलने पे एक नया कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। अगर प्लस प्लस साइन या फिर माइनस माइनस साइन जो है वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसका जो है वो एक ख़तरनाक जो है वो असर भी सामने आ सकता है। जो इस रिएक्शन में बताया जा रहा है सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें रेडिकल क्या एक हिस्सा जो है वो तब्दील हो जाता है। कुछ जो बुक में लिखा हुआ है ज़रा वो भी देख लेते हैं हम। अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में एटम और ग्रुप ऑफ एटम में जो कंपाउंड में मौजूद हैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसकी जगह दूसरा कोई उसी साइन जैसा जो है वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो आ जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को जो है वो सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक इसकी एग्जाम्पल दी हुई है जो बुक में शामिल है। जिंक रिप्लेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है इसमें H जो होता है, ज़रा रजिस्टर में भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन को। जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, इसमें H जो होता है प्लस साइन रखता है और Cl जो होता है वो माइनस साइन रखता है। इसी तरह Zn जो होता है, जब हम इस रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है इसकी बात कर रहे हैं, Zn जो होता है इस पर भी प्लस साइन होता है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो HCl है, H पे प्लस साइन, Cl पे माइनस साइन। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि Zn अपनी पावर के थ्रू जो है वो सबसे पहले चेंजिंग करता है, रिएक्शन को तब्दील करता है। जो प्लस के साइन वाला एलिमेंट होता है उसे रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस मतलब उसे उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद जो है वो शामिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे Zn के ऊपर भी प्लस साइन था, H के ऊपर भी प्लस साइन था। Zn ने रिप्लेसमेंट की प्लस साइन के एलिमेंट के साथ, उसने Cl के साथ रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट बार की तरह अगर वो H के साथ यानी प्लस साइन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कभी भी एक प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। उसने Cl के साथ जो है रिएक्शन कंप्लीट करना है। Zn ने सबसे पहले H को जो है वो रिप्लेस किया और रिप्लेस करके Cl के साथ रिएक्शन कंप्लीट किया। Cl के साथ रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद जिंक क्लोराइड जो है वो हासिल हुआ। साथ में जिंक क्लोराइड के अलावा हाइड्रोजन गैस जो H बाकी रहा था वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में जो है वो अलग से हासिल हो जाएगा। ये H जो होगा वो प्लस होगा। इसमें बताने वाली चीज़ सिर्फ ये है, आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि सिंगल रेडिकल है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट ने दूसरा एलिमेंट की जगह को तब्दील किया और उसकी जगह रिएक्शन को कंप्लीट करके कंपाउंड के साथ जो है अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लिया और पहले वाले कंपाउंड को जो है वो तब्दील कर लिया और उसे बाहर निकाल दिया। इस तरह के रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, फिर बुक में जो दूसरा रिएक्शन दिया गया है वो है ये चौथे नंबर का आपका रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर तलबा को मेरी बात सिंगल रिप्लेसमेंट वाली समझ आ गई होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझना कोई इतना ज़्यादा जो है मुश्किल या हर्डल होगा ही नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता यह है कि 4 एलिमेंट्स या 4 से ज़ायद एलिमेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड में वो प्लस साइन रखते हैं और दो एलिमेंट्स में जो दो एलिमेंट्स कंपाउंड में शामिल होते हैं वो माइनस साइन रखते हैं।
अब होता यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड्स के प्लस माइनस जो अनासिर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अपनी जगह को तब्दील कर लेते हैं या फिर दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं पहले वाले आंसर को। बुक में जो कहा जा रहा है वो तब्दीली हम पढ़ लेते हैं, सॉरी तब्दीली कह दिया। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर। इस तरह के रिएक्शन में कंपाउंड, टू कंपाउंड्स मतलब दो कंपाउंड्स में जो एक्सचेंजमेंट होती है, जो तब्दीली होती है, वो उनके पार्टनर्स के दरमियान होती है। सो डैट टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, इसके नतीजे में दो नए कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल। इस तरह के रिएक्शन में आयनिक रेडिकल जो है वो तब्दीली आती है। आयनिक मतलब मुकम्मल तौर पे अपने बॉन्ड को बना देना या अपने एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें दे देने के अमल को आयनिक कहा जाता है। इस तरह की तब्दीली जो होती है वो आयनिक रेडिकल के वजह से होती है। इन्होंने इसकी एग्जाम्पल दी है। मैन सोडियम क्लोराइड NaCl is reacted with silver nitrate AgNO3 solution. They exchange their partner to form two different compounds, silver chloride AgCl and sodium nitrate. मिसाल में इन्होंने जो रिएक्शन बताया है वो कुछ ये है कि सोडियम क्लोराइड मतलब जो आम नमक होता है NaCl और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जो है वो इन्होंने शामिल किया है। ये कह रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन को कंप्लीट होने पे दोनों कंपाउंड जो होते हैं यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दो अलग अलग कंपाउंड हैं। इन दोनों के रेडिकल्स जो हैं वो आपस में तब्दीली करते हैं और दो नए कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं प्रोडक्ट में। जो नए प्रोडक्ट में कंपाउंड हासिल होते हैं दो नए, वो होते हैं NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अब इस मिसाल को ज़रा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि दोनों कंपाउंड्स के रेडिकल्स जो है वो चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो अपना खुद या एग्जाम्पल में तब्दीली बताई है वो कुछ इस तरह की है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जो कि आम नमक है, Na पे प्लस साइन होता है, ठीक है, Cl पे माइनस साइन होता है। फिर दूसरा कंपाउंड, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, NaCl फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट शामिल हैं Na और Cl। दूसरा कंपाउंड जो है वो आपका AgNO3 है। Ag मतलब सिल्वर जो चांदी होती है, NO3 जो है वो शामिल है। अब Ag पे प्लस साइन है और NO3 पे टोटली माइनस साइन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा ये कि रेडिकल्स चेंज हो गए, मतलब Ag की जगह Na आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस साइन है और Ag पे भी प्लस साइन है। ये जो Cl है ये पहले Ag के साथ Na के साथ जो है वो रिएक्शन कंप्लीट कर रहा था, एक प्रोडक्ट बना रहा था, एक कंपाउंड बना रहा था। अब जब ये Ag के साथ मिलेगा तो ये एक नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड बनाएगा। रिएक्शन को हम देखते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होने पर सबसे पहले Na जो है वो Ag की जगह पे तब्दीली कर लेगा और Cl जो है वो Ag के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। सबसे पहले Na प्लस साइन, Na जो है वो तब्दील होके NO3 के साथ जो है रिएक्शन कंप्लीट करेगा क्योंकि NO3 के ऊपर माइनस साइन है। NaNO3 ये जो है आपका नया कंपाउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद AgCl, Ag पे प्लस का साइन, प्लस रेडिकल, और Cl पे माइनस यानी एनाइन जो है वो शामिल होता है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमें बिल्कुल एक नया जो दो नए कंपाउंड है वो हासिल होते हैं। पहले जो कंपाउंड थे वो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट थे। रिएक्शन कंप्लीट होने पे दोनों अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर चुके होते हैं, अपने जो रेडिकल्स हैं उन्हें चेंज कर चुके होते हैं। इस सूरत हाल में NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है हमें हासिल होता है। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो रिएक्शन है बुक में शामिल है वो भी देख लेते हैं। सबसे लास्ट में कंबस्टन रिएक्शन, एहतराकी अमल। एहतराक कहते हैं जलने के अमल को, ऐसा अमल जिसमें जलना या फिर जिसमें जलाने के बाद जो है वो रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए, इस तरह के रिएक्शन को कंबस्टन रिएक्शन कहा जाता है। उर्दू में इसे एहतराकी रिएक्शन कहा जाता है।
A reaction in which substance react with either free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction. ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, दोनों सूरत हाल में जब रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए और उस रिएक्शन के कंप्लीट होने पे हीट की या फिर फ्लेम मतलब आग की सूरत में जो हीट है वो बाहर निकले, रिलीज हो, बाहर निकले, तो इस तरह के रिएक्शन को कंबस्शन रिएक्शन या एतराकी तामुल कहा जाता है। इस एतराकी तामुल में मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कोई जलने का अमल हो सकता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है तो कभी भी याद रखिएगा कोई भी जलने का अमल नहीं हो सकता। बायो के हिसाब से भी, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर ने आप लोगों को समझाया होगा एक मिसाल के ज़रिए कि अगर कैंडल के ऊपर कप रख दिया जाए या फिर ग्लास रख दिया जाए तो कैंडल कुछ ही देर में बुझ जाएगी, क्योंकि जितनी कैंडल के अंदर, ग्लास के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, जब तक ऑक्सीजन मौजूद होगी जब तक तो वो कैंडल जलेगी, जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी कैंडल फौरी तौर पे बुझ जाएगी। एतराकी अमल में भी यही बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में या फिर कभी कभी गैर मौजूदगी में भी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जल जाते हैं। दोनों की सूरत हाल में, मतलब मौजूदगी या गैर मौजूदगी, दोनों सूरत हाल में अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं एयर की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में या हवा की गैर मौजूदगी में, और उसके जलाने से हमें हीट या फिर हरारत की शक्ल में या फिर आग की शक्ल में जो है वो कोई चीज़ हासिल होती है, कोई तामुल हमारा मुकम्मल होता है, कोई रिएक्शन हमारा मुकम्मल होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को कंबस्शन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मीथेन CH4 गैस बर्न इन द एयर इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड हीट। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो CH4 होती है ये आप लोग घरेलू यूज़ की जो सुई गैस होता है इससे कहा जाता है CH4। CH4 आपके जो मीथेन गैस है इसका केमिकल नेम है CH4 का मीथेन। कमर्शियल नेम जो है वो आप लोग सुई गैस के नाम से जानते हैं। इसे अगर जलाया जाता है हवा की मौजूदगी में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट जो है वो बरामद होता है। देखिए CH4 का जो कंपाउंड का फार्मूला है वो अगर देखें CH4 मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ें जो है आपस में मिलती है। कार्बन के एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के चार जो है वो अनासर मिले हुए होते हैं, और इस सूरत हाल में CH4 मतलब हमें मीथेन गैस जो है वो हासिल होती है। ये CH4 जो है जब जलाई जाती है, मतलब आप लोग घरों में अक्सर चूल्हे जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने पे, CH4 के जलने पे हमें जो चीज़ें हासिल होती हैं वो हासिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको कालक की शक्ल में दिख रही है, हाइड्रोजन ये हीट की शक्ल में आपको दिख रही होती है, और उसके अलावा जो है जो वाटर मतलब पानी जो है वो हासिल होता है, ये वेपर्स की शक्ल में आप लोगों को हासिल होता है। इस तरह के रिएक्शन में आपके जो इक्वेशन है वो दी गई है CH4 + 2O2। CH4 मतलब कार्बन जो मीथेन गैस प्लस 2O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ जो है इसका रिएक्शन किया गया, हासिल होने वाली चीज़ जो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O मतलब पानी, और साथ में डेल H। अच्छा, ये डेल H जो है वो आपको बता दूँ, डेल का मतलब होता है तब्दील, मतलब कंटिन्यूसली जो है तब्दीली आती रहती है। किसी भी जगह अगर डेल लगा हुआ हो तो डेल का मतलब होता है तब्दीली। अब इसमें डेल H मतलब हीट की तब्दीली। होता यह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो हासिल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे CH4 की रिएक्शन की कंप्लीट होने की जानिब जो है वो गामजन होता है CH4, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होना शुरू हो जाता है, साथ साथ जो है वो हीट भी मतलब हरारत, जो दर्जा हरारत होता है जो गर्म करता है चीज़ को, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और मिसाल भी इन्होंने इसमें शामिल की है। सिमिलरली व्हेन कार्बन बर्न इन एयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। इसी तरह कार्बन जो है वो अगर हवा में जलाया जाए, कार्बन जो है वो हवा में जलाया जाए तो इस सूरत हाल में कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जो है वो हासिल होगी।
कार्बन जो है वो नॉर्मली जलने पे वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो तब्दील हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रोड डलते हुए जो है वो डामर जो है जलाया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में जो है वो डामर जलाया जाता है। जब ये डामर जलाया जाता है तो बहुत काला गाढ़ा धुआं जो है वो आसमान की जानिब उठता हुआ दिखता है। या फिर कचरा भी अगर आप जलाएं, कचरा मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो पॉलीथीन बैग्स होता है, शॉपर्स जो होते हैं, उन्हें जलाते हैं। ये जलाने पे गाढ़ा महलूल जो टाइप का जो महलूल कह दिया, एक गाढ़ा बहुत धुआं जो है, कसीब धुआं जो है वो आसमान की जानिब उठता है। इस तरह के धुएं के उठना जो होता है वो बताता है कि जब हम कार्बन को जलाएंगे, कार्बन किसी भी शेप में हो, चाहे वो आपके रोड डालने वाले डामर की शक्ल में हो, चाहे वो पॉलीथीन में मौजूद जो है वो कार्बन हो, या भी किसी भी शेप में कार्बन हो, उसे जब जलाया जाता है हवा की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड और हरारत जो है वो हासिल होती है। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है लकड़ी कार्बन के जलने पे कोयले में तब्दील होती है। जलने पे पहले कार्बन में मतलब कोयले में तब्दील होती है, उसके बाद जो है वो कोयला जलने पे धुआं बरामद होता है, साथ साथ हीट मतलब जो गर्माइश है वो हासिल होती है। तो इन्होंने इस रिएक्शन में यही बताया है, कंबस्शन रिएक्शन वो टाइप होती है जिसमें हमें किसी भी जलाने के अमल के बाद जो है वो हरारत और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल हो। मज़ीद इस चैप्टर में जो है वो कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे आपके जो है वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल है। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में जो है वो शामिल है, वो हम मज़ीद जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।